हाँ, नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज नंबर 8 है और इसके अंतर्गत भी हम 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से क्वेश्चन कर रहे होंगे, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप सब में सुधार भी हो रहा होगा क्वेश्चन करते समय। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है कौन सा ऐसा विचारक है जो कि लोकतंत्र के बारे में कहता है कि इसको अपना लिया गया है, इसको स्वीकार कर लिया गया है इस प्रकार के पागलपन को, ऐसा क्यों कहते हैं? तो ऐसा पहली बात तो ये कहा गया था टेलीरैंड के द्वारा। टेलीरैंड कहते हैं कि लोकतंत्र एक स्वीकृत पागलपन है, यहाँ पर किसी के पास में बहुमत है, यदि यहाँ पर पागलों का भी बहुमत हो गया तो वो सरकार बना लेंगे, ऐसा यहाँ पर टेलीरैंड के द्वारा कहा गया। आप देख सकते हो अपने आसपास, भारत की आप बात कर सकते हो, अपने आसपास जरा घूम के देखो, आपको ये सब मिल जाएगा। स्वीकृत पागलपन, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आसपास आप देखिए, ठीक से देखिए, कोई भी हो सकता है इसमें। ओके, तो ऐसी बात कही गई थी टेलीरैंड के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं। ये बात ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वर्तमान का जो प्रतिनिधि सभाएं हैं उसमें कई सारी गलतियां होती है, त्रुटियां हैं। पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। ओके, तो इसमें कहा गया है कि जो प्रतिनिधि सभा या जो वर्तमान में हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात ठीक है। तो प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन करना है, ऐसा नहीं है। जैसे यदि मोटर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई हवाई जहाज में प्रॉब्लम आ जाए, तो हम हवाई जहाज को बंद करके गाड़ियों में चलना शुरू कर दें, बाइक पे चलना शुरू कर दें, साइकिल पर चलना शुरू कर दें। क्या ऐसा होगा? ऐसी तो मूर्खता हो सकती है। तो ऐसी बात किनके द्वारा कही गई? तो ये कहा गया था सीडी बैंड्स के द्वारा। ये स्टेटमेंट इन्हीं का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, राज्य व्यवस्था लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? राज्य व्यवस्था लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है। ओके, अधिक स्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। क्रांति के लिए जो डेमोक्रेसी है वो कम अवसर प्रदान करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंतर्गत सभी को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और कहीं ना कहीं जनता की सहमति से यहाँ पर शासन किया जाता है। कुछ समय के लिए किया जाए या किसी किसी निर्णय में जनता की सहमति ली जाए, लेकिन यहाँ पर जनता की सहमति जरूर ली जाती है। 5 साल में एक बार लो, चाहे 10 साल में एक बार लो या 1 साल में एक बार लो, सहमति यहाँ पर जनता से ज़रूर ली जाती है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट आपको किसके थ्योरी में देखने को मिलता है? तो वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हम इससे ये जो कॉन्सेप्ट है इसके साथ में जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा, 4th नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में विजिगीषु का क्या तात्पर्य है? तो इसमें मंडल सिद्धांत यानी मंडल सिद्धांत जो कि विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। विदेशों के साथ में हमें किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है उसके साथ में, और उसके आगे जो देश है उसके साथ में हमें किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलती है मंडल सिद्धांत में। और यहाँ पर आपको एक ऐसा देश है जिसको विजिगीषु कहा जाता है, तो इसका क्या अर्थ है ये पूछा गया है इसमें। ओके, तो कौटिल्य वाले का आंसर देखिए क्या हो सकता है। पहला है यहाँ पर जिसे जीता न जा सके। ओके, दूसरा यहाँ पर जो जीत न सके, और तीसरा यहाँ पर जो जीतने की इच्छा रखता हो और जिसने जीत हासिल कर ली है। तो ये बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर है वो सी, इसका आंसर है जो जीतने की इच्छा रखता हो उसी राज्य को हम विजिगीषु राज्य कहते हैं, और ये इसका एक अर्थ होता है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टेट की बात की जाती है कौटिल्य के द्वारा, तो एकदम मध्य में जो राज्य होगा, एकदम बीच में राज्य होगा, उसी को कहा गया विजिगीषु। और यहाँ पर केवल यहाँ पर मीनिंग पूछा गया है, इसका विजिगीषु का मीनिंग क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका अर्थ होगा जो जीतने की इच्छा रखता हो। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन, वे ऑफ लाइफ डेमोक्रेसी को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किसके द्वारा किया गया है? आसान सा क्वेश्चन है।
एक जीवन शैली के रूप में किसने परिभाषित किया है डेमोक्रेसी को? तो इसका जो आंसर है वो है अ, टीवी स्मिथ। जो स्मिथ है इन्होंने एक जीवन शैली के रूप में डेमोक्रेसी को परिभाषित किया है, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये डेफिनेशन किसका है? एक वे ऑफ लाइफ है डेमोक्रेसी, ऐसा कहा है टीवी स्मिथ ने। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहता है, बड़े एग्जाम में तो नहीं होता, लेकिन टीचर एग्जाम की हम बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। मंत्री परिषद में विश्वास सुनिश्चित करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है। इस प्रस्ताव में से कौन-कौन से पॉइंट्स जो इससे जुड़ा हुआ है वो आपसे पूछा गया है। जो अविश्वास प्रस्ताव है उससे जुड़ा हुआ कौन-सा स्टेटमेंट यहाँ पर हम अविश्वास प्रस्ताव के साथ में जोड़ सकते हैं? तो पहला है यहाँ पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, तो संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। क्या इसको हम जोड़ सकते हैं? क्या संविधान में ऐसा कुछ स्पष्ट प्रावधान है कि नहीं? अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना बैठक के प्रारंभ होने के दिन से पूर्व भेजी जाती है। ओके। तीसरा है यहाँ पर राज्यसभा भी विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अधिकृत है। यहाँ पर राज्यसभा कहाँ से आ गया? राज्यसभा को यहाँ पर क्या लेना है विश्वास प्रस्ताव से? विश्वास प्रस्ताव यानी यहाँ पर जो उस समय जिनके पास में अथॉरिटी रहती है, जिनकी सरकार होती है, वो बताते हैं कि हमारे पास में बहुमत है, शासन करने के लिए हमारे पास में पर्याप्त बहुमत है, और वो इसको सदन में, लोकसभा के सदन में यहाँ पर बहुमत सिद्ध करते हैं कि हमारे पास बहुमत है कि नहीं। ओके, इसी को हम विश्वास प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विरोधी पक्ष के द्वारा लाया जाता है, यानी संसद में कोई हो सकता है जो विरोधी पक्ष और उनको लगता है कि वर्तमान सरकार है उनके पास में पर्याप्त बहुमत नहीं है, तो ऐसे में उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसको हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। यदि ये पारित हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना होगा, सरकार को बाहर जाना होगा। ओके, तो ये हो गया। तो राज्यसभा का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। तीसरा है अविश्वास संबंधी सूचना एक बार दी जाने के बाद में वापस नहीं ली जा सकती, तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अविश्वास संबंधी सूचना यदि किसी ने दिया है, कोई मेंबर हो सकता है पार्लियामेंट का, यदि उन्होंने ऐसी सूचना दी है तो वो वापस भी सूचना ले सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। आपके पास में 2 स्टेटमेंट है, तो जो आंसर है वो इसका होगा बी आंसर होगा। अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना बैठक प्रारंभ होने के दिन से पूर्व भेजी जाती है। ऐसे नहीं कि अचानक से आपने कह दिया कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ समय पहले इस प्रकार की सूचना भेजी जाती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित किया? ओके, इस प्रकार की जो अवधारणा है वो किनके विचारों में आपको देखने को मिलती है? लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही, यदि ये जनता है, 100 पीपल है और इसमें से 51 लोग किसी एक मत में है। ओके, तो इस मत को स्वीकार कर लिया जाता है डेमोक्रेसी के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या कहा गया? बहुमत की तानाशाही, जिनके पास में मेजोरिटी है वो तानाशाह बन जाता है। ऐसी संभावना आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है? आसान सा क्वेश्चन है, जेएस मिल। और इस प्रकार की प्रॉब्लम डेमोक्रेसी के अंतर्गत आती है, उसका समाधान भी देते हैं वो, और वो प्लूरल वोटिंग की बात उनके द्वारा की जाती है। बहुल मतदान, ओके, बहुल मतदान की व्यवस्था या इस प्रकार का प्रावधान जेएस मिल की अवधारणा में आपको देखने को मिलता है, जो कहते हैं कि जो शिक्षित लोग हैं, जो अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, वो एक से अधिक वोट होने चाहिए उनके। जैसे उसमें योग्यता होती है, योग्यता के अनुसार वो एक से अधिक वोट दे सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, जो बहुमत की तानाशाही है वो कम हो सकती है, ऐसी संभावना हो सकती है, ऐसा जेएस मिल बताते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? जेएस मिल इसका आंसर हो गया, बहुमत की तानाशाही। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सहभागी लोकतंत्र से कौन जुड़े हुए हैं? एक बार फिर से आसान सा क्वेश्चन है, सीबी मैकफरसन सहभागी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए।
सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, इस सिद्धांत पर किसकी आस्था है? कैसे हो सकता है? एक अथॉरिटी है, उसके ऊपर दूसरी अथॉरिटी की मर्यादा होनी चाहिए, यानी कंट्रोल उनका होना चाहिए। मान लेते हैं 3 प्रकार की अथॉरिटी हम मानते हैं सामान्यतः, ओके? यहाँ पर एक हो गया व्यवस्थापिका हो गया, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा हो गया न्यायपालिका। तो तीनों का एक दूसरे पर नियंत्रण होता है। यही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए। यदि व्यवस्थापिका ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उस पर कार्यपालिका का नियंत्रण हो सकता है और न्यायपालिका भी यदि ठीक से काम नहीं कर रही है, अपने अधिकारों के आगे वो जाके वो काम करे, तो ऐसे में व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के द्वारा उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये सब क्या है? अथॉरिटी तो है, सुप्रीम अथॉरिटी है तीनों ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और तीनों का एक दूसरे पर कंट्रोल होना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपको अमेरिका में दिखाई देती है और विचारक कौन से हैं? मोंटेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय क्या है? गोपनीयता की सिद्धांत पर संचालित होती है और इसका अर्थ क्या होगा? तो ये है गोपनीयता का सिद्धांत। तो इसका अर्थ क्या होगा? पहला है मंत्रिमंडल की बैठकों का समय तथा तिथि सार्वजनिक रूप से बताए नहीं जाते हैं। क्या ये बात ठीक है? ठीक ही लग सकती है अपने को। दूसरा है मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री परिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। यही इसका आंसर होगा। और तीसरा क्या है? प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों से गोपनीय सलाह करता है और निर्णय लेता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्रवाई से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते, ये एक सीक्रेट होता है और यही यहाँ पर सिद्धांत है गोपनीयता का। ओके, जो बातचीत की जा रही है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत या मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो बातचीत की जा रही है, वो आम जनता के सामने नहीं आनी चाहिए। ओके, किसी के साथ में वो इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे। तो ये सिद्धांत हो गया और आंसर क्या हुआ इसका? बी इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर है 11। पहले 2 स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्यवहार में संसदीय शासन में विधानमंडल कार्यपालिका को नहीं, वर्ण कार्यपालिका विधानमंडल को नियंत्रित करती है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? व्यवहार की बात पूछी जा रही है। प्रैक्टिकल में आपको क्या दिखाई देता है? जो आपको दिखाई देता है वही यहाँ से पूछा गया है कि व्यवहार में संसदीय शासन, यानी भारत का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। क्या संसदीय शासन में विधानमंडल कार्यपालिका को नहीं, बल्कि कार्यपालिका विधानमंडल को नियंत्रण करती है? ये बात ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा संसद को नियंत्रित किया जा सकता है और ये बात भी ठीक है कि जो संसद है, संसद में से ही कुछ लोग यहाँ पर सरकार बनाते हैं। जो पावरफुल होते हैं वो सब सरकार में बैठे रहते हैं, तो यहाँ पर आसानी से वो नियंत्रित कर सकती है यदि उनके पास में अच्छा खासा बहुमत होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? मंत्रिपरिषद विधानमंडल के समक्ष सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये बात भी ठीक लग रहा होगा आपको कि मंत्रिपरिषद विधानमंडल के समक्ष सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ओके, तो इसको आप देख सकते हो। अब आपके सामने है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्टेटमेंट दोनों ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ दिया होता रीजन के अंतर्गत या सेकंड स्टेटमेंट के अंतर्गत कि व्यवहार में क्या होता है, कार्यपालिका का निर्माण संसद से ही होता है और जो पावरफुल होते हैं, ओके, जो पावरफुल होते हैं वो यहाँ पर सरकार बना लेते हैं। ऐसे में सरकार यहाँ पर पावरफुल होगी व्यवस्थापिका की अपेक्षा। तो ये दोनों ऐसा यदि कुछ आता है यहाँ पर रीजन में, तो एक दूसरों में रिलेशन यहाँ पर हम स्थापित कर सकते थे, लेकिन अब इनमें किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। दोनों आपको अलग अलग स्टेटमेंट के रूप में देखने को मिलते हैं। इनमें कोई भी जुड़ाव आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा इसका बी आंसर। क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर। ये है जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक हथियार है। ये बात ठीक है क्या? जनहित याचिका कानूनी सहायता
आंदोलन का रणनीतिक हथियार है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो जनहित याचिका का जो अवधारणा आती है, वो कानूनी सहायता को लेके आती है, यानी लीगल राइट्स सबको मिले, कानूनी रूप से व्यक्तियों को अधिकार मिल सके, इसलिए जनहित याचिका का जो विचार है वो आगे बढ़ता है। और ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक हथियार के रूप में हम इसको देख सकते हैं। रीज़न क्या दिया गया है इसको, जनहित याचिका कमज़ोर के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वहाँ तक न्याय लाने के लिए है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कानूनी सहायता। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं, देखिए आप अच्छे से, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर एक की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। ये बात ठीक लग रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्टेटमेंट में आपको। ओके, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है उसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर किया जा सकता है। ओके, ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी माइनॉरिटी की जो प्रॉब्लम थी या कुछ अल्पसंख्यक है, उनको कम सीट मिलती थी या उनको मिलता ही नहीं था, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इस प्रकार के सिस्टम को लाया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को। और दूसरा यहाँ पर रीज़न दिया गया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नरजातीयता, एथनिक, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूह से यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है, आसान बनाते हैं। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। दोनों स्टेटमेंट भी ठीक है और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अच्छा रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन है, व्यवस्थापिका को अधिक जनप्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए जेएस मिल ने किसकी सिफारिश की। ओके, जो व्यवस्थापिका है वो ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधित्वपूर्ण हो, ओके, यानी उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए किस प्रकार के सिस्टम की यहाँ पर बात की गई है, जेएस मिल के द्वारा। तो इसके अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका जितना अनुपात होगा उसको उतना सीट मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको भी बताते हैं। दूसरा है महिला मताधिकार, तो महिला मताधिकारों के बड़े समर्थक के रूप में हम जेएस मिल को जानते हैं। तीसरा है यहाँ पर शिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुल मताधिकार, यही हमने बात किया, जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं उनके लिए यहाँ पर प्लूरल वोटिंग की बात जेएस मिल के द्वारा की जाती है, यानी एक से अधिक वोट दे सकते हैं जो कि ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इसमें जो आंसर है वो डी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 15 नंबर, इसमें कुछ भी बताने लायक है नहीं, स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि आपको सही करना है कि कौन सा किसके साथ में जुड़ा हुआ है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी, तो इसको देख लीजिए आप। ओके, ये है क्वेश्चन। तो पहला है, छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा, कई सारे नक्षत्र है उनके बीच में चंद्रमा, प्रधानमंत्री ऐसा है, प्रधानमंत्री क्या है, चंद्रमा जैसा, ऐसा किसने कहा। दूसरा है, जो समकक्ष है उसमें प्रथम कौन है। तीसरा यहाँ पर संपूर्ण शासन की चूल, और चौथा यहाँ पर सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं। ये स्टेटमेंट किनसे जुड़े हुए हैं, तो पहला है उसमें हम वर्मन कर देंगे, ओके, दूसरे के अंतर्गत मार्ले कर देंगे, तीसरे में लॉस्की और चौथे में जेनिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, डी इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेशर ग्रुप से जुड़ा हुआ है और ऐसा कौन सा विचारक है जिन्होंने सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से प्रेशर ग्रुप का स्टडी प्रारंभ किया था। ओके, तो ये है ए एफ बेंटले,
एएफ बेंटले के द्वारा ही दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला यही प्रथम व्यक्ति थे, एएफ बेंटले। क्वेश्चन नंबर है 17, लोकमत का आवश्यक रूप से अभिप्राय क्या होता है? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, आवश्यक रूप से क्या इसका मीनिंग होता है, ये पूछा गया है लोकमत का। क्या इसका मीनिंग होता है? कौन सा मीनिंग होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला है विवेक पर आधारित मत हो सकता है। ओके, दूसरा है बहुमत की राय। तीसरा है वह राय या वह लोकमत या वह मत जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना है, यही हमारा आंसर है। लोकमत क्या होता है? लोकमत ऐसा होना चाहिए जिससे संपूर्ण समुदाय का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का। एक समाज के अंतर्गत जितने भी क्लास होते हैं, जितने भी कल्चरल ग्रुप होते हैं, कि स्त्री हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, पुरुष हो, जो भी कुछ एक समाज के अंतर्गत रहते हैं, उनके सबके अधिकारों की बात की जाती है, सबके वेलफेयर की बात की जाती है और सबके अधिकार और वेलफेयर दोनों की बात की जाती है। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? लोकमत का आंसर है वो हो जाएगा सी। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 18 नंबर, कौन इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता यानी डाइवर्सिटी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए? कौन इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को, कोई भी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, उसके भीतर डाइवर्सिटी को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए? तो ऐसी बात किसके द्वारा की गई थी? विल किमलिका मल्टी सिटीजनशिप की बात विल किमलिका के द्वारा की जाती है। ओके, तो ये हमारा आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको भी आसानी से। क्वेश्चन नंबर है 19, 19 क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी का क्लासिकल थियरी किसके द्वारा दिया गया? ये है न्यू लिबरल, उसके बाद में है एलिट और उसके बाद में है आनुभाविक सिद्धांत प्रजातंत्र का। ये आपसे पूछा गया है, ये किनके साथ में जुड़े हुए हैं, इसको आपको देखना होगा। तो पहला है प्रजातंत्र का क्लासिकल थ्योरी, डेमोक्रेसी का क्लासिकल थ्योरी किसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जॉन स्टुअर्ट मिल। वैसे भी क्लासिकल की बात की जा रही है तो इनमें सबसे पुराने कौन से हो जाएंगे? जॉन स्टुअर्ट मिल से हो जाएंगे। ओके, तो वो आप आराम से कर सकते हो। दूसरा है अभिजन सिद्धांत, अभिजन सिद्धांत और उससे पहले प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत। नव उदारवादी सिद्धांत आपसे पूछा गया है, तो ये है, इसके अंतर्गत हो जाएगा प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत, जोसेफ सुमिटर। तीसरा है यहाँ पर प्रजातंत्र का अभिजन सिद्धांत, ये आप आराम से कर सकते हो, मिचल्स। तो यहाँ पर सी में 4 कहाँ पर है? ओके, ये। तो ऐसे में आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और यदि ये भी आपको पता है ए में सेकंड होगा तो ये होगा, ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उनको आप इस प्रकार से कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है, ठीक ठाक यदि माइंड का प्रयोग करोगे तो आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। और एक क्वेश्चन और है शायद अभी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल अनिवार्यतः चुनाव में भाग लेते हैं। ये तो स्टेटमेंट है, आसान सा स्टेटमेंट है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल भाग लेते हैं, जरूर भाग लेते हैं, कंपलसरी है। यस, जो अनिवार्यतः चुनाव में भाग लेते हैं, ये बात तो ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनती है? चुनाव में भाग लेने के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो एक ये क्या करते हैं? चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा है यहाँ पर राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है, ये बात भी ठीक है। इंटरेस्ट तो बाद में है, पहले अथॉरिटी के ऊपर कब्जा जमाना उनका। ओके, अथॉरिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका एक ही तो उद्देश्य होता है। वर्तमान में आप देख सकते हो कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका एक ही लक्ष्य है अथॉरिटी को प्राप्त करना, लेकिन हमें उनका समर्थन करना चाहिए जो कि जनता के लिए कल्याण करे। पॉलिटिक्स हर पॉलिटिकल पार्टी करेगी, उनका काम ही पॉलिटिक्स करना है, लेकिन जो जनता के लिए काम करे उनका आपको समर्थन करना चाहिए। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट भी ठीक लग रहा है आपको और उसका जो रीजन है वो भी आपको ठीक ही लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये दोनों ठीक है, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो कंप्लीट हो गया है आज का सीरीज 8 नंबर। एक बात किया था मैंने, एडमंड बर्ग की हमने बात किया था, पेन की हमने बात किया था, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो अगली क्लास में उसको ठीक से हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, आप ठीक से पढ़ते रहिए।